तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैनिंग के कॉन्शियस के मरते ही वो अचानक से एंशिएंट वर्ल्ड में आ गया था। वहां जाने के बाद उसे पता लगता है कि वो एक सेक्ट का सेक्ट मास्टर है। अब एक सेक्ट का मास्टर होने और सीक्रेट ट्रेजर का पता होने के बाद वो सभी सेक्ट एल्डर्स का दुश्मन बन जाता है और वो उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। पर चैनिंग अपने पास मौजूद सिस्टम क्वे की हेल्प से रिबॉर्न करके वापस आ जाता है, वो भी काफी सारी पावर्स के साथ, जिसे देखने के बाद तो किसी को भी यकीन नहीं आता। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सभी एल्डर्स यही सोच सोच के शॉक हो रहे थे कि चैनिंग ने सिर्फ एक ही मूव में तियानजोंग सेक्ट के एल्डर को जान से मार दिया। ये तो हमारे ओल्ड सेक्ट मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल है। वहीं वो फीमेल एल्डर चैनिंग की तरफ देखते हुए कह रही थी कि इसने एक ही झटके में अपनी कल्टीवेशन को 0 से 100 तक पहुंचा दिया। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि आखिर उस सीक्रेट ट्रेजर की पावर कितनी ज्यादा हो सकती है, जो उसने एक बेकार से कचरे को भी एक लेजेंड मास्टर में कन्वर्ट कर दिया। अगर वो हमारे हाथ लगती तो हमारी पावर्स कितनी ज्यादा हो गई होती। दूसरी तरफ चैनिंग से सब लोग इम्प्रेस हो रहे थे। वहीं चैनिंग इतने ऊपर से गिरने का डर उसे सताया जा रहा था, पर फिर वो एक पिलर को पकड़ते हुए खुद को संभालने लगता है, लेकिन वो किसी के सामने शो नहीं करता कि उसे डर लग रहा था, बल्कि वो बहुत ज्यादा शांत रहकर सबको ये दिखा रहा था कि वो कितना ज्यादा क्रूअल सेक्ट मास्टर है। तभी अचानक से उसके पास क्वे अपीयर होते हुए कहती है कि मास्टर, आपने तो पूरे सेक्ट को काफी ज्यादा शॉक कर दिया। आपकी सिस्टम के साथ बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये कहने के बाद वो हवा में उड़ते हुए सिस्टम अपडेट उसे शो कर रही थी कि अब तुम्हारी सारी की सारी पावर यहाँ पर शो हो सकती है और तुम सिस्टम को इस माउस के जरिए कंट्रोल कर सकते हो। क्वे को हवा में उड़ता देखकर चैनिंग कहता है कि क्या ये सब तुम्हें देख नहीं सकते? क्वे बताती है कि मैं एक एआई सिस्टम हूँ जो कि इनविजिबल है और ये सिर्फ आप देख सकते हो। क्वे चैनिंग को माउस पकड़ाते हुए कहती है कि अब आप इसके जरिए राइट बटन को क्लिक करके इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। चैनिंग तो उस माउस को देखते हुए कहता है कि ये कौन सा जमाना चल रहा है जो तुम लोग अभी भी इस माउस के जरिए अपने ऑप्शंस को चूज करते हो। और फिर वो उस माउस को फेंकते हुए कह रहा था कि मैं इस कचरे का यूज नहीं करूंगा, मुझे जो भी कहना है मैं कह दूंगा, तुम्हें समझना हो तो समझ लेना। कोई समझ आती है कि उसके मास्टर कितने ज्यादा खड़ूस है, इसलिए वो कहती है कि मास्टर जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। इसलिए वो उसकी आंखों में स्कैनर लगा देती है, जिससे वो किसी का भी स्टेटस और उसके इंटेंशंस देख सकता है। उस स्कैनर को देखने के बाद तो चैनिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था। वो सबसे पहले क्वे को टेस्ट करने लगता है, जिसके ऊपर कुछ भी शो नहीं हो रहा था। इसके बाद चैनिंग उन तीनों में से एक एल्डर को देखने लगता है, जिसे देखने के बाद चैनिंग को उस एल्डर की आइडेंटिटी पता लग गई थी, जो कि असल में एक स्पाई थे। चैनिंग को उन्हें इस तरीके से घूरता देखकर वो एल्डर सहम जाते हैं। वो तो कह रहा था कि चैनिंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो मुझे इस तरह से घूर रहा हो जैसे कि मेरे अंदर सब कुछ देख पा रहा हो। मैंने इस तरीके से घूरते हुए कभी किसी को नोटिस नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ चैनिंग हैरानी के साथ बाकी दोनों एल्डर्स को भी चेक करता है और वो भी एक एक करके स्पाई निकलते हैं। फिर तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हुए वहाँ मौजूद एक एक इंसान को चेक करने लगा था और धीरे धीरे वहाँ पर मौजूद सभी लोग स्पाई निकलते हैं। सेक्ट के सभी एल्डर्स, सभी स्टूडेंट, सारे के सारे स्पाइस थे। यहाँ तक कि उनके वहाँ पर काम कर रहा एक बूढ़ा नौकर भी असल में एक स्पाई था, जिसकी हालत इतनी खराब थी कि वो वहीं गिरकर अपना दम तोड़ देता है। उन सभी को देखने के बाद वो कह रहा था कि मैंने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था। यहाँ मुझे छोड़कर सारे के सारे अंडर कवर है। यकीन नहीं आता मैं एक साथ इतने सारे दुश्मनों से घिरा हुआ हूँ। इतने सारे दुश्मनों को देखने के बाद भी वो पैनिक नहीं करता, बल्कि क्वे से पूछने लगता है कि आखिर मेरी करंट कल्टीवेशन क्या है। क्वे बताती है कि आप एक मॉडल हैं और आपकी कॉम्बैट स्किल्स सिर्फ 1 है। आपके और यहाँ मौजूद उस डॉग के अलावा सभी की कॉम्बैट स्किल्स आप लोगों से ज्यादा है। और एक खास बात आपको बताऊं तो इस डॉग की जो कॉम्बैट पावर है वो 10,000 है। चैनिंग ये सुनने के बाद सीरियस होते हुए कहता है कि बस यही है? इसका मतलब ये है कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे तुम पर डिपेंड करना होगा, और अगर मैं यहाँ पर किसी पर भरोसा कर सकता हूँ तो वो सिर्फ तुम हो। ये सुनकर क्वे को तो काफी मजा आ रहा था। दूसरी तरफ सभी एल्डर्स को दिखाते हैं, जो चैनिंग को इतना खामोश देखने के बाद यही सोच रहे थे कि आखिर ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा, क्या हमें कुछ बोलना चाहिए। वो फीमेल एल्डर तो कहती है कि बिना फाइट के यहाँ से चुपचाप निकल लेते हैं। उस फीमेल एल्डर की बात इस एल्डर को भी सही लग रही थी, इसलिए वो झुकते हुए चैनिंग से माफी मांगने लगता है कि हमें माफ कर दीजिए सेक्ट मास्टर। तियानजोंग सेक्ट के एल्डर ने अचानक हम पर अटैक कर दिया था
और आपके बिना हम बिल्कुल लीडरलेस थे। हमें समझ नहीं आया कि हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमें माफ कर दीजिए कि आपका सबऑर्डिनेट होने के बावजूद भी हम इस सिचुएशन को संभाल नहीं पाए और आपको खुद आकर इसे संभालना पड़ा। ये बोलने के बाद वो जोर जोर से गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगता है। उसका देखा देखी वो फीमेल एल्डर भी माफी मांगने लगती है कि मास्टर, आपने हमें अपनी एक्सट्रीम पावर शो की। हमें पता लग गया कि हमारी औकात कहाँ पर है, इसलिए आज से लेकर मरते दम तक हम आपको ही अपना मास्टर मानते रहेंगे। अब उस फीमेल एल्डर के ऐसा बोलते ही वहाँ मौजूद सारे के सारे डिसाइपल्स घुटने के बल बैठकर माफी मांगते हैं। उन सभी को ऐसा लग रहा था कि अगर अभी चैनिंग उनसे नाराज रहा तो वो इन सभी को जान से मार देगा। वैसे तो उसका इरादा था कि इन सभी को जान से मार दे, लेकिन अभी उसके पास उतनी पावर नहीं है, इसलिए वो खामोश रहना बेहतर समझता है। वो कुएई से काफी ज्यादा सीरियस होकर पूछ रहा था कि अब मैं नीचे कैसे उतरूं। कुएई कहती है, मास्टर, आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो आप जंप करिए या फिर यहीं बैठे रहिए। नेक्स्ट सीन में चैनिंग को दिखाते हैं जो अपने रूम में बैठकर काफी ज्यादा गुस्से में कुएई से कह रहा था कि मुझे अब स्ट्रॉन्गर बनना है। कुएई भी टशन दिखाते हुए कहती है कि मास्टर, आप सिर्फ एक ही तरीके से स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, वो भी दिए हुए टास्क को कंप्लीट करके। वो तो पूछ रहा था कि बताओ जल्दी से नेक्स्ट मिशन कौन सा है। कुएई कहती है कि मिशन को कंप्लीट करने से पहले आपको कंडीशन माननी होगी और वो कंडीशन अभी तक आपने पूरी नहीं की है। ये सुनकर चैनिंग गुस्से में पूछता है कि कंडीशन बताओ। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को दिखाते हैं जो चोरी चोरी रात के अंधेरे में धीरे धीरे उस सेक्ट में एंटर हो रही थी। वो एक पेड़ पे जंप करती है जहाँ पर पहले से ही एक मास्क मैन बैठा हुआ था। वो उसे वहाँ बैठा देखकर एक जोरदार लात मारते हुए कहती है कि घूर किसको रहे हो तुम यहाँ बैठकर। वो बेचारा तो उस लड़की की लात खाने के बाद नीचे गिर जाता है। वहीं वो लड़की पेड़ से उतरते हुए कह रही थी कि शनलोंग सेक्ट के बारे में पता लगाते हुए तो मुझे कितना टाइम लग गया। ये सेक्ट तो सच में बहुत ज्यादा दूर था, मैं तो लगभग खोने ही वाली थी, पर अच्छा हुआ मैं यहाँ पहुँच गई। अब हूँ तो मैं एक चोर, यहाँ से खाली हाथ थोड़ी ना जाऊंगी, कुछ ना कुछ तो बड़ा हाथ मारूंगी जरूर। इस लड़की का नाम सूलिंग है जो कि एक फेमस चोर है। सूलिंग को नजर आता है कि वहाँ पर काफी सारे मास्क मैन्स मौजूद है। वो उन्हें देखकर छुपते हुए कह रही थी कि यहाँ पर इतने सारे लोग आए हैं, लगता है कि कोई वैल्यूएबल ट्रेजर मौजूद है और ये सभी भी उसी चीज को चुराने के लिए यहाँ पर नजर रख रहे हैं, पर मेरे रहते इन लोगों को वो चीज नहीं मिलने वाली। ये बोलने के बाद वो एक एक मास्क मैन का पता साफ कर देती है। उसकी फाइटिंग स्किल्स और मार्शल आर्ट सच में कमाल का था, किसी को पता भी नहीं चलता और वो देखते ही देखते कितने सारे मास्क मैन को रास्ते से हटा देती है। वो तो कह रही थी कि ये सब खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा, क्या कुछ ज्यादा ही बड़ा माल है। एक बंदा जो कि चैनिंग के रूम के बाहर खड़े होकर उस पे नजर रख रहा था, ये लड़की उसे भी मारते हुए उसकी खिड़की के पास जाकर छुपते हुए कह रही थी कि ये आदमी तो कितना ज्यादा हैंडसम है, लगता है मैंने अभी अभी जिसे मारा है वो इसी आदमी को निहार रहा था। क्या कोई लड़का इतना हैंडसम भी हो सकता है कि लड़के उसे ताड़े। बेचारा चैनिंग इन सब से बेखबर अपनी चाय की चुस्कियां ले रहा था, तभी अचानक से मौसम बदलता है और जोर जोर से थंडर शुरू हो जाता है। बिजलियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनने के बाद मैडम सूनिंग काफी बुरी तरीके से डर जाती है। उसके डरने की वजह से उसकी आहट चैनिंग को मिल गई थी, इसलिए वो जैसे ही खिड़की के पास उसे चेक करने के लिए जाता है तब तक सूनिंग खुद को छुपा लेती है। तभी अचानक से कोई उसके सामने सिस्टम का अपडेट रखते हुए कहती है कि तुम्हारा न्यू मिशन अपीयर हो गया है। उस मिशन को पढ़ने के बाद चैनिंग काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। मिशन था कि उसे अपने मेट के साथ रात जागना है। ये पढ़कर पहले तो उसे ऑकवर्ड फील हो रहा था, फिर है तो वो एक लड़का ही। खुश होकर आगे बढ़ते हुए कुई से कहने लगता है कि फिर ठीक है मेरी मेड कुई, मेरे लिए प्लीज लेट जाओ, हमें साथ में रात गुजारनी है। ये सुनने के बाद तो कुई को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने सिस्टम की हेल्प से जोर जोर से चैनिंग को बिजली के झटके देने लगती है। ये 440 वोल्ट का झटका खाने के बाद तो चैनिंग की अकल ठिकाने पर आ गई थी। वहीं कुई गुस्से में कहती है कि मास्टर, मैं आपके सिस्टम असिस्टेंट हूँ, ना कि आपकी मेड जिसे आप अपनी मिशन कंप्लीट करने के लिए यूज करेंगे। कुई का गुस्सा देखने के बाद चैनिंग फटाफट से अपना दरवाजा ओपन करके अपने एक सर्वेंट को बुलाता है। ये उसके सेक्ट का सेकंड डिसाइपल लूमई था, जो चैनिंग के बुलाने पर फटाफट से हाजिर हो जाता है। चैनिंग तो कह रहा था कि फटाफट से मेरी पर्सनल मेट को यहाँ पर भेजो। ये सुनकर पहले तो लूमई कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर कहता है कि सेक्ट मास्टर, आपकी मेट अभी तक हमने ढूंढी नहीं है, पर आप चिंता मत करो, मैं अभी के अभी आपके लिए मेट ढूंढ कर लेकर आता हूँ। ये बोलने के बाद वो फटाफट जाकर ये न्यूज उस एल्डर को सुनाता है। वो एल्डर ये जानने के बाद कि चैनिंग को आधी रात को एक मेट चाहिए, वो मुस्कुराते हुए कह रहा था कि सेक्ट मास्टर बनने के बाद उसने पहली चीज ये डिमांड की है। इसका मतलब ये है कि अभी भी उसका खून काफी गर्म है। एक काम करो, जो उसने मांगा है उसे ला कर दो।
पर ध्यान रखना, उसके लिए जो मेट तुम ढूंढने वाले हो उसे मिलने के बाद तुम्हें सबसे पहले मुझसे मिलवाना है। ये एल्डर अभी भी कुछ खतरनाक प्लान करने वाला है। मौसम पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका था और वहीं हमें जेनिंग को दिखाते हैं जो कि लाइब्रेरी में कल्टीवेशन से रिलेटेड बुक पढ़ रहा था, जहाँ वो कल्टीवेशन में मौजूद सभी रियाल्म्स के बारे में पढ़ने लगता है। जहाँ पहला था बॉडी टेम्परिंग रियाल्म, दूसरा था ह्यूमन मार्शल रियाल्म, तीसरा था स्पिरिचुअल मार्शल रियाल्म। इन सभी रियाल्म्स के बारे में एक एक करके पढ़ते हुए वो कह रहा था कि बदकिस्मती से मुझे अभी तक स्पिरिचुअल पावर फील नहीं हुई है। उसे इतना रिलैक्स होकर बुक पढ़ता देखकर कोई कहती है कि क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम बुक पढ़ सको? अगर ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे तो फिर टास्क को कंप्लीट करने का टाइम निकल जाएगा। चैनिंग कहता है कि पहले मुझे इस मिशन वर्ड की सारी डिटेल्स तो लेने दो, कि तुम मिशन करके मुझसे कुछ ऐसा ना करवा दो जो मैं नहीं करना चाहता। इसलिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, मुझे इस वर्ड को समझने दो। कोई को पता था कि ये खड़ूस ऐसे नहीं मानने वाला, इसलिए वो उसके सामने टास्क का टाइम लिमिट शो करने लगती है जो कि था सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट होते ही तेजी से अलार्म बजने लगता है। उस अलार्म के बजते ही सोलिंग जो कि वहाँ लाइब्रेरी में छिपी हुई थी वो और भी बुरी तरीके से डरने लगती है और इस चीज की खबर चैनिंग को मिल गई थी, इसलिए वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए कह रहा था कि आखिर तुम कौन हो? सोलिंग जो कि पहले से ही ठंडा से परेशान थी और उसे डर लग रहा था, वो चैनिंग का गुस्से वाला चेहरा देखने के बाद कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। पहले तो वो बोलने वाली थी कि वो एक चोर है, फिर खुद को संभालते हुए कह रही थी कि मैं यहाँ की नई मेड हूँ। चैनिंग को लगता है कि ये उसकी मेड है। वो कहता है कि तुम हो मेरी न्यू मेड। इसके बाद तो वो सोलिंग को और कुछ कहने का मौका नहीं देता, बल्कि उसे गोद में उठाकर अपनी रूम की तरफ बढ़ने लगता है। वो तो डरते हुए कह रही थी कि आखिर आप क्या कर रहे हैं और मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? चैनिंग तो कुछ नहीं सुनता, बल्कि उसे उठाकर अपने रूम में ले जाकर बिस्तर पर पटक देता है। वो तो डरते हुए खुद को कवर करते हुए कह रही थी कि खबरदार अगर मेरे पास आने की कोशिश की तो। चैनिंग तो गुस्से में उसके पास जाकर कहता है कि तुम मेरी मेड हो, क्या भूल गई हो? वो तो खुद काफी कंफ्यूज होते हुए कहती है कि मैं मेड हूँ, फिर तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? वो तो सोलिंग के क्लोज जाते हुए कहता है कि मैं सनलोंग सेक्ट का लीडर चैनिंग हूँ। सेक्ट लीडर वाली बात पे तो सोलिंग हैरान रह जाती है। वहीं चैनिंग कहता है कि तुम मेरे साथ यहाँ रात गुजारने वाली हो और इसके अलावा और कुछ नहीं, इसलिए ज्यादा सोचना मत। बस इतना याद रखना कि तुम मेरी यानी चैनिंग की मेड हो। अब याद रखोगी ना इस बात को? वो तो कंफ्यूजन और डर के साथ कहती है कि हाँ याद रखूंगी। चैनिंग ये बात सुनने के बाद खुश हो जाता है। उसे तो लग रहा था कि उसका टास्क कंप्लीट हो गया, पर तभी कोई आते हुए कहती है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी इसका सेटिस्फेक्शन लेवल लो है, यानी कि मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। चैनिंग को समझ नहीं आता कि आखिर कोई किस सेटिस्फेक्शन लेवल की बात कर रही है। वो उससे कहता है कि आखिर ये क्या होता है। तभी अचानक से जोर जोर से आसमान में बिजली कड़कने लगते हैं और उसकी आवाज से सोलिंग फिर से डरने लगती है और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल -1 पे पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ हमारे चैनिंग के पास सिर्फ 2 मिनट का वक्त था और जिसके लिए सिस्टम उसे रेड अलर्ट दिखाने लगती है। चैनिंग तो कुएई से पूछ रहा था कि आखिर इसे कैसे सेटिस्फाइड करना है। कुएई अपने मास्टर को छेड़ते हुए कह रही थी कि आप इसी लड़की से क्यों नहीं पूछ लेते। चैनिंग को लग रहा था कि शायद सोलिंग डर रही है, अगर वो उसे डरने से रोक ले तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। स्टार्टिंग में तो चैनिंग को लगता है कि वो उससे डर रही है, इसलिए वो कहता है कि ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरी एक मेड हो। ये बात सुनने के बाद और बिजली की तेज गड़गड़ाहट की वजह से वो और ज्यादा डरने लगती है, जिससे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल 10- हो जाता है। इस बात से तो चैनिंग को गुस्सा आने लगा था। वो तकिए पे अपना पंजा मारते हुए कह रहा था, मैंने कहा ना कि मुझसे डरने की जरूरत नहीं। डरने को मना कर रहा है, वो भी डराते हुए। लड़की और ज्यादा डर जाती है। उसका सेटिस्फेक्शन लेवल -50 पर पहुंच गया था। वो उस थंडर के शोर को सुनने के बाद अपने कान को बंद करते हुए रोते हुए कह रही थी कि मामा पापा आप कहाँ हो, प्लीज आओ और आकर मुझे बचाओ। उसे इस तरीके से रोता देखकर चैनिंग को अजीब लगता है। वही सिस्टम टाइमर की तरफ इशारा करते हुए कह रही थी कि देखो तुम्हारे पास अब 5 सेकंड बचे, इसका मतलब कि तुम इस मिशन में फेल हो गए। चैनिंग की आंखें रेड कलर की ग्लो होने लगी थी। वो खुद को शांत करते हुए कहता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर है और मैं ठीक से सोच नहीं पा रहा हूँ। ये बोलने के बाद वो अपने पास मौजूद पावर कार्ड में से एक कार्ड को यूज करते हुए काफी पावरफुल अटैक स्काई की तरफ थ्रो कर देता है, ये कहते हुए कि मुझे थोड़ी देर की शांति चाहिए। उसका ये अटैक
बैग जमीन से सीधा आसमान की तरफ जाता है, वो भी एक जोरदार धमाके के साथ। ये धमाका सुनने के बाद तो सभी एल्डर्स चौकन्ना हो गए थे, यहाँ तक कि वो एल्डर जो कि चैनिंग के मेड को अपनी पावर के जरिए रेडी कर रहा था, वो भी ये आवाज सुनकर दंग रह जाता है। दूसरा वाला एल्डर जो कि अपनी मूछें सेट कर रहा था, इस आवाज की वजह से उसकी आधी मूछ उड़ जाती है। और वहीं फीमेल एल्डर वो पावर देखने के बाद चैनिंग से और ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। इस हेवन लेवल की पावर को देखने के बाद वो कहती है कि इस लड़के ने तो मेरी आंखें खोल दी। मौसम अब पूरी तरीके से साफ हो गया था, थंडर का कोई शोर नहीं था। सूलिंग ये देखने के बाद कि उसके सामने मौजूद इस इंसान ने उसके लिए थंडर को रोक दिया, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल +1 हो जाता है। वो तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोई बताती है कि उसने सिस्टम को हैक करके टाइमर को गलत सेट किया था, जिसकी वजह से चैनिंग को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके पास टाइम नहीं है। कोई को लग रहा था कि उसकी ये ट्रिक काम आ गई। वो कहती है कि अब मैं हमेशा इस ट्रिक का यूज करूंगी। मास्टर, इस ट्रिक की वजह से आप डर गए थे ना? सच में आपको ऐसा लग रहा था ना कि टाइम निकल गया और आप इस मिशन में इनकम्प्लीट रहे? बताइए ना मास्टर, आपको सच में डर लगा था ना? चैनिंग उसको रिप्लाई करता है कि डरना कैसा, मैं तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ ना। ये कहकर वो एक प्यारी सी स्माइल देता है। वैसे तो वो बात कोई से कर रहा था, लेकिन सूलिंग को लगता है कि वो उसे समझा रहा है, इसलिए उसकी बात सुनने के बाद तो उसका दिल गारन गारन हो जाता है। उसका सेटिस्फेक्शन लेवल 50% बढ़ गया था। कोई बताती है, कांग्रेचुलेशन मास्टर, आपने इस नाइट वॉच मिशन को कंप्लीट कर लिया है। इस मिशन को टाइम पर कंप्लीट करने की वजह से आपको 5 की रेटिंग दी जाती है और इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद आपको कल्टीवेशन का रिवॉर्ड मिलेगा, जिसके बाद आप बॉडी टेम्परिंग की पीक रियान पर पहुंच जाएंगे और साथ ही आपको फेंगटियान गोस्ट हैंड की पावर मिलेगी। तभी अचानक से आसमान से स्पिरिचुअल पावर आते ही हमारे चैनिंग की बॉडी में एंटर हो जाता है। इस स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो कह रहा था कि फाइनली अब मुझे ये स्पिरिचुअल पावर फील हो रही है। और फिर वो अपने गोस्ट हैंड को देखने के बाद कह रहा था कि सच में ये पावर बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मुझे ये काफी पसंद आया। पावर मिलने के बाद चैनिंग पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और उसे देखने के बाद सूलिंग और ज्यादा खुश हो जाती है। वो तो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी, ये कहते हुए कि ये कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। वहीं चैनिंग अभी भी ना खुश था। वो कहता है कि मुझे इतना बड़ा काम करने के बदले सिर्फ इतनी सी स्पिरिचुअल पावर मिली है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा ये सिस्टम बिल्कुल बेकार है, इसे सही से काम करना नहीं आता। ये सुनकर कोई को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि हमारा सिस्टम काफी अच्छे से काम कर रहा है, वो तुम्हारे मेरिडियंस और मैरो को सही कर रहा है। सिस्टम ने तुम्हें मॉडल बॉडी से इमॉर्टल फिजिक पीक बॉडी दी है, वो भी सिर्फ एक रात में। तुम्हें पता है कि तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ 50,000 पॉइंट्स तक इंक्रीज हो चुकी है, फिर भी तुम्हें ये सारी चीजें कम लग रही हैं। इसके अलावा ये सारे के सारे रिवॉर्ड सिस्टम ने खुद प्लान किए हैं, इसलिए इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस तुम्हें असिस्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं तुम्हें टास्क बताऊंगी और उसे पूरा करने का रास्ता दिखाऊंगी। इसके अलावा मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और ये सारी बातें कोई काफी ज्यादा मुंह बनाते हुए करी थी, क्योंकि अब तक इस खड़ूस मास्टर से वो चिढ़ चुकी है। उसकी बातें सुनने के बाद चैनिंग मुस्कुराते हुए कह रहा था कि इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी मुझे तुम बताती हो वो सब सिस्टम मुझसे कहती है। वो तो गुस्सा करते हुए कह रही थी कि क्या कहा तुमने, फिर से कहना। वो तो नॉटी अंदाज में मुस्कुराते हुए कह रहा था कि नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, भूल जाओ इस बात को। तभी रूम के बाहर से लूमई की आवाज आती है, जो कह रहा था कि सेक्ट मास्टर, आपकी सारी की सारी मेड हाजिर हो चुकी है, एक बार आकर आप उनसे मिल लीजिए। वो उन्हीं 4 लड़कियों को अपने साथ लेकर आता है, जिसे पिछली रात को एल्डर अपनी पावर की हेल्प से कुछ कर रहे थे। लूमई उन लड़की को ऑर्डर देता है कि जल्दी से हमारे सेक्ट मास्टर को हेलो बोलो, वो भी अपने यूनिक स्टाइल में। तो वो लड़कियां रोबोटिक स्टाइल में डांस करते हुए हमारे सेक्ट मास्टर को बहुत ही फनी तरीके से हेलो बोलती है। उनका जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज ऐसे लग रहा था जैसे कि वो कोई पपेट हो, उनकी खुद की कोई सोचने समझने की शक्ति ना हो। उन लड़कियों का अजीबोगरीब डांस देखने के बाद चैनिंग अपने स्कैनिंग की पावर की हेल्प से उनका कैरेक्टर पता करने लगता है, जहाँ उसे पता लगता है कि ये चारों की चारों लड़कियां तो स्पाई है। सिस्टम उसे बड़े बड़े अक्षरों में दिखा रही थी कि वार्निंग है, अगर इन मेड्स को अपने पास आने दिया तो। उन चारों लड़कियों को देखने के बाद कोई कहती है कि काफी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। एक ही रात में 4 इतनी सुंदर लड़कियों को ढूंढना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल काम था, ये पक्का थक गया होगा। लूमई तो चैनिंग के आगे झुककर ग्रीट करते हुए कह रहा था कि सेक्ट मास्टर, ये सारी की सारी औरतें यहाँ से 100 माइल्स की दूरी से बुलाई गई है, जो कि यहाँ पर सबसे खूबसूरत है। लाइकिंग स्केल पर देखने के बाद हमारे चैनिंग को पता लगता है कि ये बंदा तो उसे 20% माइनस में नापसंद करता है।
और ऊपर ऊपर से ऐसे दिखा रहा है जैसे कि वो चैनिंग के लिए कितना वफादार है। चैनिंग कोई रिएक्शन नहीं देता बल्कि कहता है कि बहुत अच्छा काम किया। ये सुनकर तो लू मई हंसने लगा था। वहीं चैनिंग अपने हेवनली गोस्ट डिवाइन हैंड का यूज करते हुए थोड़ी देर के लिए आसपास के टाइम को स्टॉप कर देता है। उसके हाथ से थंडर रिलीज होने लगा था और उस खतरनाक एनर्जी के बीच में से उसका गोस्ट हैंड अपीयर होता है और सामने मौजूद लू मई की शोल्डर की एक हड्डी को उखाड़ कर वापस आ जाता है। उसके इस मेथड के कंप्लीट होते ही टाइम वापस से स्टार्ट हो गया था और किसी को पता भी नहीं चलता कि आखिर हमारे चैनिंग ने अभी क्या किया। लू मई को ऐसा लग रहा था जैसे कि चैनिंग ने उसे कोई रिवॉर्ड दिया हो। उसे उसके हाथ में कुछ फील होता है। जब वो देखता है तो उसे पता लगता है कि उसके हाथ में कोई हड्डी रखी है। वो कुछ सोच या समझ पाता कि तभी उसका लेफ्ट शोल्डर उसकी बॉडी से खिसक जाता है क्योंकि वहाँ का बोन उसके हाथ में जो आया था। ये पता लगते ही कि ये उसी की हड्डी थी। उसका रिएक्शन देखने लायक था। दूर से ये सारी चीजें सूलिंग भी देख रही थी। उसने चैनिंग को उसका हेवन स्टीलिंग गोस्ट हैंड अटैक करते हुए देखा था। वो कहती है कि सिर्फ एक सांस में इस बंदे ने अपने गोस्ट हैंड का यूज किया, पर जहाँ तक मुझे पता है ये तो मेरी फैमिली की यूनिक स्किल है। तो ये स्किल इस बंदे को कैसे मिली? और उसके अलावा जिस तरीके से उसने इस स्किल का यूज किया है, स्काई रियाल्म के टॉप लेवल के बंदे भी इस तरीके के अटैक को यूज नहीं कर पाते। दूसरी तरफ लू मई को पता लग गया था कि ये करने वाला उसके सामने चैनमिंग है, इसलिए वो गिड़गिड़ा कर उससे माफी मांगते हुए कहता है कि सेक्ट मास्टर, आखिर मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी? प्लीज मुझे बताइए सेक्ट मास्टर, आप मुझसे किस वजह से नाराज हो गए? चैनिंग तो उनमें से एक लड़की के पास जाकर उसे देखते हुए कह रहा था कि जाकर अपने मास्टर को बताना कि अगली बार अगर इस तरीके के ट्रिक्स खेलने हैं तो थोड़ा एडवांस मेथड यूज करे। ये मेथड बहुत पुराना हो गया है। लू मई की तो ये सुनने के बाद डर से हालत खराब हो जाती है। वो तो कांप रहा था। इसके बाद वो उन चारों मेड्स को लेकर उसी एल्डर के पास वापस जाकर उसे बता देता है जो भी चैनमिंग ने उससे कहा था। ये सुनने के बाद तो 8 एल्डर लेफ्ट राइट होते हुए ये कह रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी ये वाइल्ड सोल सेपरेशन टेक्निक उसके सामने कैसे रिवील हो सकती है? ये तो इतनी हाई लेवल की टेक्निक है कि मेरे लेवल का बंदा भी इसे आसानी से नहीं पकड़ सकता। आखिर उसके जैसा नौसिखिया वो बच्चा इस तरीके की टेक्निक का पता कैसे लगा सकता है? किसने बताया होगा उसे इसके बारे में? उसका तो सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा था। वहीं लू में कंफ्यूज होते हुए कहता है कि मास्टर, आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। इन लड़कियों ने मास्टर को ग्रीट किया और उसके बाद ही मास्टर ने मेरे साथ ये किया। ये देखने के बाद तो 8 एल्डर उन सारी लड़कियों को फिर से ग्रीट करने को कहते हैं, जिससे वो लड़कियां फिर से अपना वो फनी इंट्रोडक्शन उसके सामने पेश करती हैं। जिसे सुनकर तो अब इस 8 एल्डर को गुस्सा आ रहा था। वो अपनी पावर रिलीज करके उन लोगों को शांत कराता है। वो सारी लड़कियां इस अटैक की वजह से मूर्ति की तरह अपनी जगह खड़ी हो जाती है। 8 एल्डर को खुद पे भी गुस्सा आ रहा था और उनका गुस्सा देखने के बाद लू मई डर से कांप जाता है। तभी वहाँ पर मास्टर जियाओ आती है, जो आते हुए कह रही थी कि लगता है 8 एल्डर का मूड काफी सही है, तो क्या मैं आपको ये कहूँ कि आप मुझे पोइट्री सिखा दे? मास्टर जियाओ को देखने के बाद तो लू मई बहुत ज्यादा बेचारा बनते हुए उनके सामने जाकर रोने लगता है कि मास्टर जियाओ, आप बहुत ज्यादा अच्छी हैं, आपको नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। मास्टर जियाओ उसे देखते हुए कहती है कि अच्छा, तुम्हें तो चोट लगी है, जरा देखो तो सही कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मास्टर जियाओ लू मई के हाथ को टच करते ही पता लगा लेती है कि उसके मांसपेशी को चोट लगाए बिना उसकी बॉडी से उसकी हड्डी अलग कर ली गई है। वो कहती है कि इस तरीके की टेक्निक तो वो लेजेंडरी चोर यूज करते हैं ना। इस टेक्निक का नाम तो हेवन स्टीलिंग गोस्ट हैंड है। लू मई ये देखकर खुश होने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मास्टर जियाओ से ठीक कर देगी, और होता भी ऐसा ही है। मास्टर जियाओ अपनी पावर का यूज करते हुए लू मई को पूरी तरीके से हील कर देती है। वो पूरी तरीके से ठीक हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कभी चोट लगी नहीं। वो मास्टर जियाओ का थैंक्स अदा करने लगता है। वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मास्टर जियाओ, अगर आपको फ्यूचर में कोई भी काम कराना हो तो आप सबसे पहले मुझे कहना, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। जियाओ कहती है कि बाद में क्यों कहना, मुझे तो अभी तुमसे कोई ऐसी चीज चाहिए, क्या मैं तुमसे बोरो कर सकती हूँ? लू मई कंफ्यूज था कि आखिर इस मास्टर को उससे क्या चाहिए। तभी मास्टर जियाओ अपना असली रूप दिखाते हुए अपनी पावर की हेल्प से लू मई की गर्दन तोड़कर कहती है कि मुझे तुम्हारी बॉडी से तुम्हारी गर्दन चाहिए। अपने वफादार और फेवरेट डिसाइपल को मरता देखकर 8th एल्डर गुस्से में जियाओ से कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जियाओ कहती है कि इस जैसे कचरे को अपने टीम में रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब ये हमारे किसी काम का नहीं रहा।
लेकिन हम इससे एक फायदा जरूर उठा सकते हैं। इसे गिफ्ट के तौर पे न्यू सेट लीडर को पेश कर देंगे। उनकी ये बातें चुपके से कोई सुन रहा था, जिसकी खबर मास्टर जियाओ को लग जाती है और वो अटैक करके उसे दूर फेंकते हुए कह रही थी कि कौन है वहाँ पर। ये जासूस और कोई नहीं बल्कि सोलिंग थी, जो मास्टर जियाओ के इस अटैक से बचते हुए पत्थर पर जंप करते हुए कह रही थी। मेरे कानों में उड़ती उड़ती एक खबर आई थी कि डीमन सेंट काफी सालों से मिसिंग है। मुझे नहीं पता था कि मुझे वो शनलोंग से की एक एल्डर के तौर पर मिलेगी, जो यहाँ पर एक स्पाई बनकर काम कर रही है। सोलिंग की बात सुनने के बाद जियाओ कहती है कि मैंने भी सुना है कि वो लेजेंडरी थीफ 1 साल से गायब है। कहीं वो सच में मर तो नहीं गया, जो उसने एक छोटे बच्चे को भेजा है चोरी करने के लिए। जियाओ के मुंह से इस तरीके की बात सुनने के बाद सच में सोलिंग नर्वस हो जाती है। वो तो कह रही थी कि मैं यहाँ से गुजर रही थी, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडफादर के बारे में ये कहने की कि वो मर चुके हैं। अब तो तू गई। ये बोलने के बाद वो काफी स्पीड में जाकर श्याओ पर पीछे से स्नीक अटैक करने वाली थी। इससे पहले कि सोलिंग अटैक करती, मास्टर जियाओ अपने स्कॉर्पियो किंग वाइब का यूज करते हुए एक जबरदस्त अटैक थ्रो कर देती है। पर सोलिंग की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो काफी इजीली उस अटैक को डॉज कर चुकी थी और ये अटैक सीधा जाता है 8 एल्डर के यार्ड के ऊपर। ये अटैक इतना ज्यादा जबरदस्त था कि बेचारे का यार्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वहीं सोलिंग मुस्कुराते हुए कह रही थी कि मास्टर जियाओ, तुम्हारा ये हेयर पिन बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं अब इसे रखने वाली हूँ, मुझे ये पसंद आया। वैसे इसके अलावा तुम्हारे स्किल्स उतने भी कमाल के नहीं है, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। बेचारे 8 एल्डर तो अपने यार्ड का ये हाल देखने के बाद जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रहे थे, मेरे यार्ड की क्या हालत कर दी है। अगर तुम दोनों को फाइट ही करना है तो क्या यहाँ से बाहर जाकर फाइट नहीं कर सकते। इससे पहले कि कोई भी कुछ भी रिएक्ट कर पाता, हमें सोलिंग को दिखाते हैं, जो उस हेयर पिन को देखते हुए ही बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो हेयर पिन नहीं बल्कि असल में एक पॉइजनस वेपन था। सोलिंग को नीचे गिरता देखकर मास्टर जियाओ के पास आते हुए कहती है कि तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि विचेस पर कभी भरोसा नहीं करते। उनकी सारी की सारी बॉडी वेपन से कवर होती है, इसलिए उनके सामान से आइंदा से दूर रहना। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ भेजने वाला कौन है? कौन है तुम्हारा मास्टर? सोलिंग तो अनकॉन्शियस होते हुए कह रही थी कि चैनिंग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो मेरा मास्टर है, मैं उसकी मेड हूँ। चैनिंग की मेड के बारे में सुनने के बाद मास्टर जियाओ काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। वो कहती है कि अब चैनिंग के गिफ्ट को लेकर जो मुलाकात होने वाली है उसमें दिखेगा कि सबसे ज्यादा पावर किसके पास है। ये बोलने के बाद वो सोलिंग को उठाकर अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ हमें चैनिंग को दिखाते हैं, जो सारी घटनाओं से बेखबर आराम से अपने रूम में एंजॉय कर रहा था। तभी कोई उसे बताती है कि सिस्टम ने तुम्हारे लिए नया मिशन ढूंढ लिया है। तुम्हें असल में मास्टर जियाओ की चिंताओं को ढूंढना है और उसकी परेशानियों को ढूंढकर तुम्हें उसे सॉल्व भी करना है। इस मिशन को सुनने के बाद चैनमिंग बहुत ज्यादा डिसइंटरेस्ट शो करते हुए कह रहा था कि ये बिल्कुल बकवास मिशन है। तुम्हारे सिस्टम के अंदर जो टास्क है, क्या उसमें से एक भी मेरे लिए सीरियस नहीं हो सकता? मैं इस तरीके के फालतू टास्कों से परेशान हो चुका हूँ। कोई उसकी बात सुनने के बाद कह रही थी कि आपको देखकर लगता है कि आप इस मिशन से सेटिस्फाइड नहीं है। आपके लिए 3 टास्क और आए हैं, आप चाहो तो उन तीनों में से किसी एक को चूज कर सकते हो। चैनिंग तो फटाफट कोई को ऑर्डर देता है कि तीनों टास्क दिखाओ कि आखिर उनमें क्या करना है। कोई एक एक करके चैनिंग को सारे के सारे टास्क शो करने लगती है। वो किसी भी टास्क के लिए हाँ नहीं करता, पर लास्ट वाले टास्क को कहता है कि हाँ ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। उसमें एक आदमी का जिक्र था जो थोड़ा थोड़ा औरतों की तरह दिख रहा था। इस टास्क को देखने के बाद कोई कहती है कि क्या आपको ये टास्क इंटरेस्टिंग लगा? चैनिंग इस टास्क को पढ़ने के बाद नर्वस होते हुए कह रहा था कि वैसे तो ये टास्क उतना भी अच्छा नहीं है, लेकिन औरतों के मन में क्या चल रहा है उससे बेहतर तो ये गैस करना है कि आदमियों के अंदर क्या चल रहा है, इसीलिए इसी टास्क को सिलेक्ट कर लो। जियाओ मेई के बारे में चैनिंग को कुछ नहीं पता था, क्योंकि अब तक किसी भी एल्डर ने उसे अपना नाम नहीं बताया, इसलिए वो कोई से पूछने लगता है कि आखिर वो जियाओ मेई है कौन। सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 चोर दिखाए जाते हैं जो किसी केव के अंदर किसी ग्रेव को लूटने की तैयारी कर रहे थे। वहाँ पे बहुत सारे खजाने के साथ एक कब्र बनी हुई थी, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत लेडी की लाश थी। वो चोर तो उस खजाने के साथ उस खूबसूरत लेडी की लाश को देखकर भी अट्रैक्टेड फील कर रहा था। इससे पहले कि वो उस लेडी की बॉडी को हाथ लगा पाता, उसकी आंखें खुल जाती हैं और अजीब तरीके से ग्लो करने लगती है। उन आंखों की ग्लो की वजह से वो आदमी जो उसे छूने वाला था वो पोजेस हो जाता है और ये डेड बॉडी उसे पोजेस करने के बाद उसे अपने कॉफिन में ट्रैप
किडनैप कर लेती है। उस कॉफिन को हिलता देखकर उस चोर के साथी को लग रहा था कि उसका दूसरा वाला पार्टनर उस लेडी में इंटरेस्टेड था। वो कहता है कि जल्दी बाहर आओ, मुझे डर लग रहा है, तुम भूतों को भी नहीं छोड़ते क्या? यहाँ से हमें निकलना होगा इससे पहले कि कोई आ जाए। तभी अचानक से उस कॉफिन का दरवाजा खुल जाता है। उस दरवाजे से हिट होकर उस चोर के पार्टनर की जान चली गई थी। कॉफिन के अंदर से ग्रीन कलर की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है और फिर अचानक से उस कॉफिन में से बाहर आता है वो आदमी जिसके अंदर मौजूद थी उस मरी हुई लेडी की घोस्ट, जिसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे सिस्टम के बारे में सब कुछ पता हो। वो कहती है कि सिस्टम अपडेट हो गया है, सिस्टम को किसी ने यूज किया है, मुझे पता लगाना होगा कि आखिर वो कौन है। ये बोलते हुए वो लेडी घोस्ट उस बॉडी के साथ उस केव से बाहर निकल जाती है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।